नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह आज का कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से, भारत की राजनीति के नज़रिए से हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था और आर्टिकल 370 और सेक्शन 35A ये दोनों ही निरस्त कर दिया गया था। इसे निरस्त करने के बाद जहां एक ओर, जैसा मैंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा तो छीन ही लिया गया था जम्मू कश्मीर से, वहीं जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग भागों में विभक्त करते हुए यूटी बना दिया गया था। एक यूटी लद्दाख बन गया था और दूसरा यूटी जो है जम्मू और कश्मीर बन गया। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। और कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो है इसमें विधानसभा रहेगा, जैसा कि दिल्ली में है, जैसा कि पांडिचेरी में है। तो इसमें विधानसभा रहेगा, लेकिन उस दिन से यानी कि 2019 से अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का लगातार कहना रहा कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी यहां पर इलेक्शन करा दिया जाएगा। और लद्दाख को लेकर के कहना रहा कि यह यूटी ही बना रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। हालांकि यहां पर एक बात समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य का दर्जा भी इसे दिया जा सकता है समय आने पर। तो ये सभी मसला उस वक्त था, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज से सहमत नहीं थे, केंद्र सरकार के निर्णय से सहमत नहीं थे। इसीलिए वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए और उन्होंने याचिकाएं दायर की। तकरीबन 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और यह कहा गया कि केंद्र सरकार ने जो यह निर्णय लिया है वह निर्णय जो है असंवैधानिक है, संविधान सम्मत नहीं है। इसमें सिविल सोसाइटीज हैं, जर्नलिस्ट हैं, राजनेता, पत्रकार, बहुत सारे लोग इन सब चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार इन मुद्दों पर चर्चा कर रही थी। 5 जजों की बेंच जो है इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। सितंबर महीने में ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसला आज जो है इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। और मजे की बात यह है, मैंने पहले कहा कि ऐतिहासिक मामला, क्योंकि यह जो है संवैधानिक पीठ है। संवैधानिक पीठ कहने का तात्पर्य कि संविधान के जो मूल ढांचे हैं, संविधान की जो व्याख्याएं हैं, उनसे संबंधित बातों पर जब निर्णय होता है तो संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट तय करती है। और इस 5 जजों की संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता, इसकी अगुवाई जो है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ खुद कर रहे थे। यहां पर यह समझना है कि डीवाई चंद्रचूड़ निर्णय देते हुए कहे कि इससे संबंधित 3 फैसले आएंगे। देखिए 5 जजों की बेंच है, उन्होंने कहा कि 3 निर्णय आएंगे, तो 3 निर्णय दिया गया इससे संबंधित अलग अलग चीजें। लेकिन मतलब एक निर्णय में एक जज कुछ कह रहे हैं, बाकी में 2 जज, फिर 2 जज, इस तरह से 3 निर्णय दिया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 जज इस बात से सहमत हैं कि 370 जो निरस्त किया गया या 35A जो निरस्त किया केंद्र सरकार ने, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था, यह वैध था। केंद्र सरकार के पास, भारत के संसद के पास यह पूरी शक्ति है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का जो काम किया गया 5 अगस्त 2019 को, वह बिल्कुल वैध है। तो यहां यह मसला था, जैसा कि मैंने कहा कि 5 सितंबर को मामला सुरक्षित रख लिया गया था। याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क था यह समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब सुनवाई चली तो केंद्र सरकार ने क्या पक्ष रखा। आखिर केंद्र सरकार इस तरह की क्या दलीलें दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को मानने पर बाध्य हो गई। क्योंकि एक पक्ष यह लग रहा था, जब याचिकाकर्ताओं का कहना था कि देखिए यहां पर जो है यह असंवैधानिक है और 370 को जो निरस्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, यह मनमाने ढंग से किया गया है, इसमें संवैधानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें हो तो वहां के विधानसभा से सहमति लेनी होती है, वहां के लोगों की सहमति। लोगों की सहमति मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि विधानसभा से। और जब यह मामला हुआ था यानी कि 5 अगस्त 2019 को, तो आपको बता दूं दिसंबर के महीने 2018 से जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन था। तो यहां पर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि देखिए उस वक्त तो विधानसभा चल ही नहीं रहा था जम्मू कश्मीर का। तो जब विधानसभा चल ही नहीं रहा था तो राष्ट्रपति किसके मशवरे से, किसके सिफारिश से कि इस तरह का फैसला लिया है, इसलिए राष्ट्रपति जी ने जो फैसला लिया था वह गलत था। ठीक है, यह कहना यहां पर याचिकाकर्ताओं का था। इसी बात को लेकर के बातें की जा रही थी। तो इसको भी हम विस्तार से समझेंगे कि क्या इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट
ने इस मुद्दे को लेकर के जो कहा है, प्रेसिडेंट के फैसले को लेकर के, वह भारत के जो आने वाली स्थिति होने वाली है, राज्यों के जो अधिकार होने वाले हैं, उसको लेकर के भी बहुत आगे तक ये बातें जाएगी। राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर के यहां सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, इस बात पर भी गौर करना अब जरूरी हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का जो अतिक्रमण किया है और संघीय ढांचे का उल्लंघन किया है, यह भी कहा गया। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जैसा कि कहना मैंने पहले कहा कि 2019 से यहां यूटी बना तो तब से इलेक्शन नहीं हुआ, तो कहा गया कि आपने लोकतांत्रिक ढांचे में वहां के लोगों को शामिल ही नहीं किया है। वहां के लोग ना विधानसभा चुनाव अभी तक दे पाए हैं, तो वहां के लोग जो है लोकतंत्र के प्रक्रिया से अपने जनप्रतिनिधि को चुनने की जो उनकी एक अधिकार है, उससे बाहर रहे हैं। तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था। यह सब याचिकाकर्ताओं का कहना था। लेकिन मुख्य बातें जो मैंने कहा उस पर गौर करना है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा उस वक्त जो है वह नहीं थी, भंग था, और दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन था और 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही 370 और 35A को निरस्त करने का फैसला लिया गया था। इसीलिए जब विधानसभा सिफारिश ही नहीं की तो यह कानूनी रूप से गलत हो जाएगा, यह संवैधानिक रूप से गलत हो जाएगा और यह सही नहीं होगा। अब इस पर समझना जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के जो अधिकार इस मुद्दे पर रहते हैं, जब राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, उसको किस तरह से विस्तार किया है, यह समझने की ज्यादा जरूरत है। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान क्या दलील दिया, यह जानना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पर यह है कि 370 हटा, तो वहां पर जो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग हैं जो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे। 4 साल हो गया, लोग कहीं न कहीं मान चुके थे कि 370 जो है बीते जमाने की बात हो गई है। अब इस पर चर्चा करना बहुत लाजमी नहीं जान पड़ता है, लेकिन निर्णय तो आना ही था याचिका पर, तो इसको लेकर के विस्तार से हम देखेंगे। इसीलिए केंद्र सरकार क्या तर्क दे रही है उसे समझिए। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के विघटन, ध्यान देना है, संविधान सभा के विघटन। और ये जम्मू कश्मीर, क्या किसी राज्य में संविधान सभा होता है? ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर में संविधान सभा था, तो जम्मू कश्मीर जब विलय हो जाती है, यानी कि उसका विघटन होता है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर जब अपनी स्वायत्तता को त्यागती है, भारत के साथ वो विलय करती है, तो उसने अपनी स्वायत्तता का भी विलय कर दिया था। यह केंद्र सरकार का तर्क था और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत नजर आती है। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के विघटन स्वचालित रूप से इसकी विधानसभा का निर्माण करता है। इसके आधार पे जम्मू कश्मीर में विधानसभा स्थगित होने पर, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, उसके आधार पर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही जो भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर जब विलय होता है, तो उसने अपनी संप्रभुता का भी विलय कर दिया था। यानी कि आंतरिक तौर पर जम्मू कश्मीर के पास कोई स्वायत्तता नहीं रह गई थी, संप्रभु राष्ट्र वह नहीं रह गया था। यह बात केंद्र सरकार का कहना था, क्योंकि संप्रभु राष्ट्र जो है एक भारत ही होगा और उसके तहत, उसके ध्वज के नीचे जो है जम्मू कश्मीर आया था। यानी कि अपनी विलय के साथ ही उसने अपनी संप्रभुता का भी त्याग कर दिया था। देखिए, और केंद्र सरकार ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है वह अभी अस्थायी नहीं है। यानी कि मैंने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी हम बनाए हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यह अस्थायी नहीं है, इसे हम आगे चल करके वापस क्या करेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, इसे हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। अभी यूटी है जम्मू कश्मीर, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहां विधानसभा चुनाव होंगे और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में यहां पर एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहां कामकाज करेंगे, जो अभी कर भी रहे हैं मनोज सिन्हा जी। ठीक है, तो जब यहां पर मुख्यमंत्री चयन होकर के आ जाएंगे, सीएम, तब यहां पर सीएम के द्वारा कार्य किया जाएगा। और यहां पर यदि ये पूर्ण राज्य बन जाता है, फिर पूर्ण राज्य बनने के बाद जो यहां पर होगा, तो एक तो सीएम होंगे उनके आधार पर, और फिर यहां गवर्नर होंगे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होंगे पूर्ण राज्य बन जाने की स्थिति में। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, इस चीज को क्लियर करके रखना है। हालात सामान्य होने पर कहा गया कि इसे राज्य बना दिया जाएगा, लेकिन लद्दाख जो है वह केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, क्योंकि लंबे समय से लद्दाख में यह बात की जा रही थी कि स्वायत्त राज्य उसे बनाया जाए और केंद्र के द्वारा ही वहां पर शासन प्रशासन का कार्य चले, ताकि लद्दाख की स्थिति जो है बेहतर हो सके। अनुच्छेद 35A, इसके बारे में भी हमने कहा, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यह सेक्शन 35A होगा, है ना। अनुच्छेद नहीं, बल्कि यहां पर आप धारा लिख लीजिए,
धारा 35A के कारण जम्मू और कश्मीर के बाहर कोई व्यक्ति यहां संपत्ति नहीं खरीद सकता था। अब जब इस स्थिति में संपत्ति नहीं खरीदेगा तो कंपनियां वहां निवेश नहीं करेगी, निवेश नहीं करेगी तो वहां के जो युवा हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो वो मुख्य धारा से बाहर रह जाएंगे, और मुख्य धारा से जब वो बाहर रह गए तो जाहिर सी बात है वह उपद्रवी हो जाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करना आसान रहेगा। तो वहां पर जो अलगाववाद की समस्या है वो लगातार बनी रह जाएगी, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण नहीं हो पाएगा, और ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को आसानी से बरगलाया जा सकता है, राष्ट्र के खिलाफ उपद्रव किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, उकसाया जा सकता है। और लंबे समय से 90 के दशक से ही यह देखा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में अशांति की बड़ी वजह जो है वहां पर अनुच्छेद 370 का होना और सेक्शन 35A का होना है। 4 साल से देखिए जब ये चीजें खत्म हुई है, निरस्त किया गया है, तो लगातार देखा गया है कि चीजें सामान्य बनती नजर आ रही है। वहां अब थिएटर वगैरह भी ओपन हुए हैं, पर्यटन बढ़ा है, औद्योगिकरण उस जगह का हो रहा है, शहरीकरण बहुत बेहतर ढंग से हुआ है, आतंकवाद जो है वह वहां से सफाया किया जा रहा है, सुरक्षा बल मजबूत स्थिति में आई है। तो यह सब देखा जा रहा है, स्थानीय लोगों का झुकाव भारत की तरफ हो रहा है। जो एक अराजकता की स्थिति थी, अलगाव की स्थिति थी, उसमें कमी देखी जा रही है, युवा मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। तो ये सब सकारात्मक परिवर्तन जो है इसके बाद देखे गए हैं। अब हम आते हैं ऐतिहासिक फैसले पर। जिस दिन का इंतजार था उस दिन, आज वह दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद यह साफ कर दिया कि आज से यह डिबेट खत्म हो जाना चाहिए कि 370 क्या फिर वापस आ सकता है, 35A फिर से लागू किया जा सकता है। यह बीते जमाने की बात हो गई। 370 और 35 इतिहास के पन्नों में अब कहीं दफन हो गया है, अब उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम बहुत विस्तार से थोड़ा देखने वाले हैं। बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसका विश्लेषण करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि देखिए ये जो 370 है, यह जो विशेष परिस्थिति में दिया गया था, अनुच्छेद 370, युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो इस स्थिति में दिया गया, और यह एक टेम्पोररी प्रोविजन था, अस्थायी था, यह स्थायी बातें नहीं थी, ठीक है, यह और अंतरिम प्रावधान था। इसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी खत्म किया जा सकता था। इसे संविधान के भाग 21 में इसीलिए ही इसे रखा गया था, अनुच्छेद 370 को लेकर के कहा था। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह बात सही है कि राष्ट्रपति शासन यदि वहां लागू है तो राष्ट्रपति को पूरा हक है कि वह अपने तौर तरीके से कामकाज कर सकते हैं। यानी कि वह जो दलील केंद्र सरकार ने दिया था कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो केंद्र सरकार उनके लिए फैसले ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसमें कुछ भी गलत केंद्र सरकार ने नहीं किया है, असंवैधानिक नहीं है। देखिए दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब निर्णय की मैं बात कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दो आधार पर समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। एक तो कहा कि जो ये निर्णय लिया गया, ठीक है, निर्णय क्या लिया गया था कि 370 खत्म हुआ, 35A निरस्त किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह निर्णय जो है वह सही है, इसे वैध बता दिया, इसे संविधान के तहत बताया। तो पहली चीज तो यह था। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि यह जो निर्णय लिया था केंद्र सरकार ने संसद के माध्यम से, दरअसल इसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था उस प्रोसीजर में ही फॉल्ट है। यानी कि प्रक्रिया की बात की गई थी कि इस निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया जो था वह प्रक्रिया असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं याचिकाकर्ताओं को, बल्कि यह प्रक्रिया भी सही है। इस प्रक्रिया में कोई संविधान का जो है उल्लंघन नहीं किया गया है, संवैधानिक है, और इसीलिए जो दोनों ही बातें हैं सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए आगे अपने फैसले का विस्तार किया है। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति वैध है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए इसके तहत राष्ट्रपति की कोई गलत मंशा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण मंशा नहीं है कि इसके पीछे कुछ साजिश उनकी शामिल हो, और इसके लिए राज्य से सहमति लेना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का जब विघटन हो गया था तो उसके साथ ही वहां की जो विधानसभा है उसका निर्माण हुआ, और विधानसभा का निर्माण हुआ, और वहां यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो भारत के बाकी राज्यों में जो प्रोविजन है वही जम्मू कश्मीर के साथ किया जाएगा, और केंद्र सरकार बाकी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो फैसला लेती है। इसलिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था दिसंबर 2018 से, इसलिए 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संसद के माध्यम से जो फैसला लिया वह फैसला भी सही था और उसकी प्रक्रिया भी सही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इस बात को क्लियर कर दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जिस दिन
जम्मू कश्मीर ने विलय किया था भारत में, अपनी स्वायत्ता का भी विलय कर लिया था, वह संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा था, उसको कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 1 की चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट ने और अनुच्छेद 370 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां कहा जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उसकी सिफारिश जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं, यानी कि एक देश दो विधान नहीं चल सकता है। अगर देश एक है तो एक ही संविधान होगा, ऐसा नहीं होगा कि भारत का संविधान कुछ और हो जाए और जम्मू कश्मीर का संविधान कुछ और हो जाए। भारत के संविधान के तहत ही जम्मू कश्मीर को भी काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी है। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश भी दिए हैं और ये आदेश जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि देखिए 4 साल से चुनाव में भाग नहीं ले पाए हैं, मत देने का जो अधिकार है जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनने को, कि कौन लोग चयनित हो करके चुन करके आएंगे और उन पर शासन करेंगे, यह 4 साल से अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिया था। हालांकि केंद्र सरकार लगातार जो है हाल ही में, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने हाल ही में बयान दिया था, कई बार गृह मंत्री बयान दे चुके हैं अमित शाह जी, कि जैसे स्थिति सामान्य होगी वहां पर चुनाव करा लिया जाएगा। शीतकालीन सत्र में भी एक प्रश्न के जवाब में जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर यह बात छोड़ दीजिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है, चुनाव आयोग की तैयारी जिस दिन भी हो जाए केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब यह केंद्र सरकार ने कहा था तो यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चुनाव आयोग कब तक तैयार होगी। यहां पर एक बातें कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन फिक्स कर दिया है कि आप अमुक तारीख तक चुनाव पूरा करवा लीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 चुनाव आयोग के लिए अंतिम तारीख है, आप तब तक चुनाव करवा लीजिए जम्मू कश्मीर में। यह स्थिति जो है स्पष्ट कर दिया है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। लद्दाख को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें क्लियर कर दी थी कि लद्दाख को अलग जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है वह निर्णय भी वैध है, उसमें किसी तरह की परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी केंद्र सरकार से कहा कि देखिए जब भी आपको लगे तो आप इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे सकते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार भी लगातार कहती रही है। संसद के किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो शक्ति है वह क्या है, जरा उसकी चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अनुच्छेद 3 की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 3 जो है वह महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिए, क्योंकि संभव है यूपीएससी की नजर इस पर पड़े और ऐतिहासिक फैसला है। तो जाहिर सी बात है यूपीएससी भला कैसे चूक सकती है। यूपीएससी आपसे नहीं पूछने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, यूपीएससी अनुच्छेद 3 पूछ लेगी, क्योंकि यह चर्चा में आ गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को क्या क्या शक्ति दी गई है। नया राज्य या केंद्र शासित बनाने का अधिकार, कोई नया राज्य बना सकती है यहां पर समझिए संसद के द्वारा, या फिर केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जा सकता है। तो अभी दोनों ही यूटी बना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसके अधिकार पर देखिए इसके तहत अनुच्छेद 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने का भी अधिकार है। इसके अलावा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 3 के तहत ही केंद्र सरकार यह सब कहती हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। जरा देखते हैं अनुच्छेद 370 के हटने से क्या क्या बदल गया है। देखिए यह पहले की स्थिति है, यह मैप जो आप देख रहे हैं यह जम्मू कश्मीर राज्य का है और इस जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख का हिस्सा जो है वह भी शामिल है। लेकिन 370 हट जाने के बाद यहां पर देखिए स्थिति बदलती हुई नजर आई और 370 हटने के साथ साथ जो हुआ था कि यूटी में कन्वर्ट हो गया था, दो भागों में बट गया। एक यूटी यह हो गया और दूसरा यूटी जो है यह हो गया यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर और यह लेह लद्दाख का हिस्सा हो गया। तो यह तो यूटी बना ही रहेगा, इसे समय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और जो है केंद्र सरकार भी लगातार कहते रही है। फिलहाल यहां कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक आप यहां पर चुनाव करा लीजिए। यूटी होने के बावजूद भी यहां पर विधानसभा रहेगा, यूटी होने के कंडीशन में पूर्ण राज्य बन जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं। तो यह चीजें हैं। अब जरा देखते हैं कि क्या बदला है, यानी कि धारा 377 जब लागू हुआ करता था तो क्या क्या प्रोविजन था और खत्म हो गया है, तो अब क्या स्थिति हो जाएगी। देखिए
धारा 370 क्या करता था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जो कि बाकी राज्यों को नहीं है, कुछ विशेषाधिकार दे देता था, यानी कि उसके अपने संविधान थे, अपने ध्वज थे, इन सब चीजों से उसको एक विशेष अधिकार मिलता था वहां के लोगों को। ठीक है, तो यह चीजें अब किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं रह जाएगा जब 370 निरस्त हो गया है। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो क्या आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं? ध्यान से सोचिएगा, बिल्कुल नहीं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के आप निवासी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, जब 370 लागू था तब वो कहते थे कि मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं और मैं भारत का भी नागरिक हूं, यानी कि वो राज्य के भी नागरिक थे और देश के हिसाब से देश के नागरिक थे। तो दोहरी नागरिकता थी उन्हें, जो कि हमें आपको नहीं था। तो यह जो 370 खत्म कर दिया गया। अब दोहरी नागरिकता से क्या समस्या है? जैसा मैंने कहा, अलगाव की समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती है, तो यहां पर इसे अब खत्म कर दिया गया। दोहरी नागरिकता समाप्त होकर के एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहने का तात्पर्य है भारत की नागरिकता नहीं छीनी गई है, ध्यान रखना है, वो जो जम्मू कश्मीर के नागरिक होते थे उसे खत्म कर दिया गया है। अब वो केवल भारत के ही नागरिक रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए अलग ध्वज भी हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लिए अलग ध्वज नहीं होगा, उसे तिरंगा को ही मानना पड़ेगा। यानी कि जितने भी सरकारी वाहन हैं, सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी आवास दिए गए हैं सरकारी द्वारा, जितने भी मान लीजिए कोई निकाय है, संगठन है, सभी को भारतीय ध्वज तिरंगा ही लगाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का कोई अब झंडा अस्तित्व में नहीं रह गया है। आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह स्थिति जो है नहीं है। आर्टिकल 356 वहां पर लागू हो सकता है। यहां पर आर्टिकल 360 की बात की गई है, आर्थिक आपातकाल की। हालांकि समझ लीजिए, यह आर्थिक आपातकाल भी जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होता था, अब हो सकता है। यहां पर एक बात और समझना है, भारत में अभी तक कभी भी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ। ये 356 जो है यह आपातकाल, इमरजेंसी से संबंधित बातें हैं। तो पहले यहां इमरजेंसी नहीं भारत के संविधान के आधार पर हो सकता था, अब हो सकता है। यहां पर वित्तीय आपातकाल जो है, यानी कि आर्थिक आपातकाल, यह जो है पहले नहीं हो सकता था, अब हो सकता है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसे ध्यान रखना है, कहीं यूपीएससी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार यहां नहीं था, अब इस तरह की स्थिति नहीं है। दूसरे राज्य के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। सेक्शन 35A इस बात की व्याख्या करता है, लेकिन अब इस तरह की स्थिति नहीं है, चूंकि 35A भी निरस्त कर दिया गया। आरटीआई लागू नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन की जो बात करते हैं, लागू नहीं था, चूंकि इससे पारदर्शिता की बात की जाती है, जवाबदेहिता की प्रशासन शासन में बात की जाती है। यह पहले लागू नहीं था, अब ये लागू हो जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल जो है वह 6 साल का हुआ करता था। आप जानते हैं भारत के सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा में भी, लेकिन वहां पर 6 साल का होता था, जो कि अब नहीं होगा। जब भी वहां चुनाव होगा, नया विधानसभा बनेगा, तो वह 5 साल के लिए ही हुआ करेगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि बेहद ऐतिहासिक फैसला है। भारत जब से, आप समझ सकते हैं, आजाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ, जब से ये सब चीजें चल रही है, प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक चीजें, तब से लेकर के बात करूं तो एक बहुत जो चर्चित फैसला होने वाला था, सभी लोगों की ध्यान लगी हुई थी। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि भारत के लोग इस पर ध्यान लगाए हुए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग ध्यान रखाए हैं, बल्कि सरहद पार जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनकी भी नजर इस फैसले पे थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। साथ ही जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रपति के अधिकार की जो व्याख्या यहां पर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह जो फैसला है, यह जो व्याख्या है, यह आने वाले समय में भी भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा। तो इस लेक्चर के आधार पर एक प्रश्न दिया गया है। अनुच्छेद 3 पर मैंने विशेष जोर दिया था और कहा था कि अनुच्छेद 3 जो है यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, यहां पर लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार है, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने का अधिकार है, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन का अधिकार है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसके आधार पे कौन से कथन सत्य हैं, 4 विकल्प दिया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगे, सही विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं, एक तो आज एक ऐतिहासिक दिन रहा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। जाहिर सी बात है, संपूर्ण भारत के लोगों के लिए
यह एकीकरण करने वाला, उनके मन में जो है एक इंटीग्रिटी की भावना जरूर भरा है, खुशी की बात है, उल्लास की बात है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? सुप्रीम कोर्ट के किन किन निर्णय से आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।